नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का ये जो सेशन है हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें ये सवाल आपके डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं। इसमें आपका स्टैटिक कंप्लीट होगा। जैसे ये सेशन हमारा करंट अफेयर का तो है ही, इसके साथ में जो स्टैटिक पोर्शन के हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो पार्ट्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होता है, समाहित होता है इसमें सवालों के माध्यम से। तो आप आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, तो ध्यान से देखिएगा, इस सेशन को अटेंड करिएगा। बढ़ते हैं अपने सेशन के तरफ, उसी फॉर्मेट में जो सवाल का फॉर्मेट होता है एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा आज का पहला सवाल है, देखिए आपके सामने है। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? हु एस्टैब्लिश द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन 1905? ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और श्यामजी कृष्ण वर्मा। उसके बाद जो ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी जी का। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इसका इस्टेब्लिश किया, इंडियन होम रूल। और आपके सामने देखिए, इनके बारे में और भी जानकारी होनी चाहिए। इनका जन्म 1857 याद है? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कई नामों से जाना जाता है। कई लोग, जितने भी हिस्टोरियन हुए उनके हिसाब से अलग अलग नाम के द्वारा इसको जाना जाता है। और उन सभी को हम हिस्ट्री की जो क्लास होगी, हमारी हिस्ट्री का जो सेशन होगा, बहुत ही रोमांचित सेशन होगा, बहुत ही मजा आएगा उस हिस्ट्री की क्लास में आपको। ठीक है, तो वहाँ बेहद डिटेल में कवर करेंगे जो 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति, उसमें कहाँ मंगल पांडे जी का क्या रोल था, कहाँ स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, लीडरशिप क्या थी, लखनऊ में लीडरशिप किसकी थी, कानपुर में किसकी थी, बरेली में किसकी थी, ये सारे पॉइंट्स हम वहाँ पे कवर करेंगे। और एक भी फैक्ट्स आपका छूटेगा नहीं हिस्ट्री का। देखिए, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है उसमें फैक्ट्स का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। वहाँ पे फैक्ट्स पूछे जाते हैं और उसमें जो थियोरी होती है उसको कोरिलेट करके पढ़ने से वो हमारा जो फैक्ट्स होता है वो ईजिली रिमाइंड होता है। ठीक है, तो इनका जन्म 1857 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, गुजरात में। ये एक लॉयर भी थे। ठीक है, और रिवॉल्यूशनरी विंग कह सकते हैं। इनका जो रिवॉल्यूशनरी तरीका था, इनका अपना स्वतंत्रता संग्राम, एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में वो रोल इन्होंने प्ले किया। देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है हमारे सामने, अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026। देखिए, 2026 की बात हो रही है यहाँ पे आपके सामने। सॉलिड वेस्ट मस्ट बी सेग्रीगेटेड एट सोर्स इनटू हाउ मेनी कैटेगरी। जैसे होता है, देखते होंगे ना आप, कहीं पे जाते होंगे तो गीला कचरा, सूखा कचरा, इस तरीके का था, तो वो क्लासीफाई, मतलब कैटेगरी उसको बांट दिया जाता है। तो 2026 में जो रूल बना है, अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के तहत ठोस कचरे को स्रोत पर कितनी श्रेणियों में विभाजित करना अनिवार्य है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका आंसर तो हम देखेंगे ही, देखते हैं कि ये किसको रिप्लेस करके ये हमारा जो 2026 का जो रूल है वो आया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2016 का है उसको रिप्लेस करके ये रूल 2026 का, मतलब कि 10 साल के बाद में देखिए रूल चेंज हुआ है। रूल चेंज होने के पीछे मकसद होता है कि उस समय के हिसाब से उसमें चेंजेस होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उस समय की, उस परिस्थिति की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको
ऐड करके एक नया रूल बनाया जाता है। तो 2016 को आपसे देखिए एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस रूल को चेंज करके बनाया गया, और वो रूल अगर आपको ध्यान है ऑप्शन में कहीं दिख जाएगा, हो सकता है कि ऑप्शन में 2016 का एक ही ऑप्शन हो, तो उससे आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया? 4 में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। और इसमें देखिए ये जो 4 कैटेगरी है, 1 2 3 4, ठीक है, ये जो 4 कैटेगरी है वो कौन कौन सी, ये भी जानना जरूरी है। हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर ऑप्शन में दे दे। ठीक है, तो वेट, ड्राई, सैनिटरी और स्पेशल केयर। जैसे वेट, ड्राई, गीला, सूखा, उसके बाद सैनिटरी, उसके बाद में स्पेशल, मतलब कि जो ये कैटेगराइजेशन है इनको किस तरीके से उस सॉलिड जो वेस्ट है होगा उसको कैसे मैनेज करना है, उसके तरीके कौन से होंगे, किस मशीनरी का यूज करना होगा, और उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसमें से जो यूजफुल चीज़ें हैं, जो यूजफुल एलिमेंट्स होंगे उसको रिमूव किया जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी, अच्छे तरीके से उनका मैनेजमेंट होगा। ये सारे उसमें पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, हमारे सामने अगला सवाल है, देखिए, द बाबेल मानदेव जल डमरू मध्य निम्न में से किनके बीच स्थित है? द बाबेल मानदेव स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने जो यहाँ पे ऑप्शन है पूछ रहा है कि किसके बीच में उपस्थित है। यहाँ पे आपको पता ही है इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है। बी, यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में है क्या? ऑप्शन सी है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में है क्या? ऑप्शन डी है इजिप्ट और सूडान के बीच में है क्या? इजिप्ट और सूडान के बीच में है क्या? तो जैसे देखिए यहां पे हमने अपने सेशन में देखा था, इससे पिछले सेशन में देखा था कि ये जो ईरान है, ठीक, ईरान था यहां पे, ईरान था यहां पे पाकिस्तान। ठीक है, इधर हमने देखा था कि यहाँ पे यूएई, कतर, कुवैत, यहाँ पे ये देश हैं। ठीक है, और ये सऊदी अरब, यहाँ पे क्या था? ओमान था, यहाँ पे ओमान हमने देखा था, और यहाँ पे हमने देखा था यमन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कौन सा देश था? यमन। ठीक है, तो कलर को चेंज करते हैं, थोड़ा अलग कलर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसको हमने क्या ये क्या है? फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शियन। ठीक है, उसके बाद से हमने देखा था ऐसे करके था ये। ठीक है, ये कौन सा है? रेड सी। ये है गल्फ ऑफ यमन, गल्फ ऑफ, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, गल्फ ऑफ यमन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें सही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो ये हमने गल्फ यहां पे हमने डिस्कस किया था, जो ये कौन सा गल्फ था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। काफी हॉट टॉपिक है, इसके बारे में हमने देखा अभी था, इसके क्या क्या प्रॉब्लम हो, मतलब ईरान अभी इस स्टेट को, जलडमरू को कंट्रोल कर रहा है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एलपीजी का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखिए ना, सेंट्रल जो केंद्र प्रदेश है उन्होंने बाकायदा गजट जारी करके नोटिस जारी किया है कि आने वाले 60 दिनों तक ये नोटिस रहेगा। 60 दिनों के बाद में 60 दिनों तक 21 प्रदेश में, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है, 21 प्रदेशों में उच्च क्वालिटी का जो केरोसिन मिट्टी का ऑयल तेल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो कहां पे? पीडीएस, जहां पे आपको राशन मिलता है ना, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित किया जाए अगले 60 दिनों तक। उसके बाद से जो नोटिस आएगा उस हिसाब से उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो
जो ये हमारा, इसकी नौबत कैसे आई, ठीक है, जो ये लड़ाई चल रही है ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में, ठीक है, ये सब ने, ये जो वाक्य है सब ने हमने देखा। तो उसी का परिणाम है कि हम इस, देखिए आज के समय में जो भी इकोनॉमी है वो सभी एक दूसरे से लिंक्ड है, चैनलाइज्ड है। अगर एक जगह कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इफेक्ट सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और जो फ्यूल है, होता है ना कि अगर आपको कुछ भी चलाना है, फ्यूल जरूरी है, इंडस्ट्री चलानी है, फ्यूल चाहिए। आपको गाड़ी चला के एक कोई माल एक जगह से दूसरे जगह को लेके जाना है तो उसके लिए भी फ्यूल चाहिए। तो देखिए ये नोटिस, एक पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा नोटिस गजट जारी करके उसमें बोला, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं। तो खैर हमारा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि बाबेल मानदेव जो स्टेट है वो कहां पे उपस्थित है, लोकेशन बेस्ड सवाल है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा यमन, ऑप्शन बी, यमन एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ऑप्शन बी होगा। वो कहां पे, आइए देखते हैं। तो ये हमारा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो ये जो है ना, ये गल्फ ऑफ यमन, यमन देश के पीछे, और ये जो रेड सी है, रेड सी, इधर रेड सी है और इधर ये है गल्फ ऑफ यमन है, मतलब कि यमन की खाड़ी, इसके बीच में ये जो जल डमरू है ना, इसी को बोला गया है, इसी को बोलते हैं बाबेल मानदेव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको देखिए, ये नाम आपको ध्यान रखना है, और इसको एक अलग नाम से आपसे एग्जामिनर बता सकता है, टीयर ऑफ, देखिए गेट ऑफ टीयर, गेट ऑफ टीयर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गेट ऑफ टीयर, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जामिनर जो ये बाबेल मानदेव स्टेट है उसके जगह पे पूछ देगा, या फिर इजीली पूछ सकता है ना आपसे एग्जामिनर कि ये कहां पे उपस्थित है, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, या इसके बारे में और भी देख लेते हैं। जैसे गल्फ ऑफ, जो यमन की खाड़ी उसके पीछे क्या आता है, उसके नीचे आएंगे अगर आप इधर के तरफ तो हिंद महासागर आएगा। वैसे ही जब इधर आगे के तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्वेज कैनाल है ना, इधर इजराइल, ठीक है, फिर इराक, ऐसे हमने देखा था इससे पिछले क्लास में। और यहाँ पे मेडिटेरियन सी पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो स्टेट है कहाँ पे उपस्थित है, यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए यहाँ पे जो हॉर्न जैसे होता है ना कि खूंट, जैसे बैल या गाय या फिर जो भी पशु होते हैं उनका जो पैर होता है उसके नीचे जो खूरा बोलते हैं ना, भैंस का हो सकता, मतलब किसी भी जानवर का एक तरीके से ऐसे होता है ना इस शेप में, इसको खूरा बोलते हैं। इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक देश है, उसका नाम बताइए, वहां से कंट्रोल किया जाता है। ये जो हमने बाबेल मानदेव हमने देखा, ये तो स्ट्रेट है ही, और यहाँ पे बंदरगाह है, और उसको चाइना का बंदरगाह है वहां पे। तो अफ्रीका का जो भी उसका ट्रेड होता है उसी बंदरगाह से मैक्सिमम होता है। तो उस बंदरगाह, वो बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ये आप कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय वर्ल्ड आर्चरी, ठीक है। उनका क्या नाम है? पहले तो देखिए नाम से आपको पता लग रहा है कि वो भारतीय हैं, क्या है, भारतीय हैं। उसके बाद से दीपिका कुमारी, शीतल देवी, अवानी लेखरा, उसका ज्योति सुरेखा वेन्नम, इससे ये भी पता लगता है कि वो महिला हैं, ठीक है। उसके बाद से आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा शीतल देवी। ये मात्र 19 वर्ष की हैं, सोचिए जरा, 19 वर्ष की हैं, और इन्हें किस नाम से जाना गया है? पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के नाम से इनको जाना जाएगा। और इनको कौन, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसके द्वारा ये दिया गया, तो वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा दिया गया, ठीक है। 19 वर्ष की हैं ये, भारतीय महिला, और ये इन्होंने यहाँ पे दक्षिण कोरिया में
दक्षिण कोरिया में वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसका दक्षिण कोरिया में वर्ल्ड पैरा आर्चरी, वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप कहां पे? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आयोजन हुआ और वहां पे स्वर्ण पदक प्राप्त किया इन्होंने। ठीक है, स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक इनको मिला, इन्होंने जीता। और आर्मलेस मतलब कि बिना आर्चरी, समझ रहे हैं ना आप, जो तीर धनुष होता है हम उसको बोलते हैं तीर धनुष प्रतियोगिता, उसी तरीके से है ये आर्चरी। ठीक है, तो उसमें बिना बाजुओं के ये आर्मलेस हैं। क्या हैं? सोचिए आप, आर्मलेस हैं, दिव्यांग हैं ये। उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, और गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है महिला वर्ग में। और सबसे बड़ी बात है कि ये महिला है और दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के तरफ। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन अ स्टेट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ठीक है, आपके सामने आर्टिकल 352 है, अनुच्छेद 356 है, 360 है, 365 है, 365। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहले तो देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति, सर राष्ट्रपति शासन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, उसके प्रावधान जो है पार्लियामेंट से पास होता है, कितने दिनों में होता है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल। सर राष्ट्रपति शासन कब होता है, क्यों लगाया जाता है? जब कोई राज्य, ठीक है, जब कोई राज्य में संवैधानिक तंत्र, अभी हम ध्यानेंगे संवैधानिक तंत्र, जब वहां किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र अच्छे से कार्य ना कर रहा हो, संवैधानिक तंत्र के माध्यम से वो कमजोर हो रहा हो, और उसके बाद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो स्कीम है, मान लीजिए कि एक तरीके से मानिए कि कोई स्कीम है, कोई योजना है, वो उस राज्य में चलाना है, उस राज्य में उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन होना है, लेकिन वो राज्य उसको नहीं चला रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? अवहेलना कर रहा है केंद्र सरकार के, क्योंकि उसके पास, केंद्र सरकार के पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज हैं, वेलफेयर स्टेट होने के नाते। तो इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है वो स्टेट। और उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक तंत्र है वो भी कमजोर हो गया। तो इसका रिपोर्ट जो वहां के राज्यपाल महोदय हैं वो किसको भेजेंगे? राष्ट्रपति को। और अगर उन्हें राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसा सिचुएशन राइज हो गया, मतलब कि ऐसा मतलब सिचुएशन उत्पन्न हो गया कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो वो इम्पोज होता है। और उसके बाद से देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा वो इम्पोज होता है, और पार्लियामेंट से, सदन से, कहां से? संसद से 2 महीने के भीतर पास होना चाहिए। 2 महीने के भीतर पास होना चाहिए कि हाँ, ये यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन है उसको लगाया जा रहा है, वो 2 महीने के भीतर में पास होना चाहिए संसद से, और संसद के दोनों सदनों से। देखिए दोनों सदनों से। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के अंदर जो फैक्ट्स हैं हमारे सामने, वो ये फैक्ट्स हैं। 300, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 356। ठीक है, तो देखिए जो हमने क्या देखा, राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण होता है।
उसके बाद से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है, डायरेक्शन है, उसकी अवहेलना करने के कारण लगता है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों से 2 महीने के अंतर्गत वो रिजोल्यूशन पास होकर पारित होना चाहिए। उसका वो 2 महीने के अंदर, ये जो डेट है ना, आपको ध्यान रखना है, 2 महीना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के तरफ। हमारे सामने अगला सवाल है, देखिए, इफ एन एमएलए, यदि कोई विधायक सांसद चुने जाने के बाद राज्य विधानसभा से इस्तीफा नहीं देता है तो कितने दिनों के बाद उसकी संसद की सीट स्वतः रिक्त हो जाती है। अभी एक वाक्य आप न्यूज में देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने, और राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए, मतलब कि विनर हो गए राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा सदस्य अब बन गए हैं नीतीश कुमार जी। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए कि उन्हीं, मतलब जैसे वो वहां से एमएलसी थे और वो उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा और वो राज्यसभा के मेंबर सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। तो अगर उन्होंने, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे देखिए कि अगर नीतीश कुमार जी कितने समय तक बिना बताए रह जाएं कि हमें कौन से सदन का सदस्य रहना है, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, वो कितने दिनों तक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 दिनों तक। अगर वो 14 दिनों तक डिसाइड नहीं होता है उनका कि हमें किस सदन में रहना है, किस सदन की सदस्यता रखनी है, तो पहले तो उनकी सदस्यता जो है संसद की वो खत्म होगी, मतलब कि राज्यसभा के सदस्य उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी 14 दिनों के बाद। ठीक है, अगर वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, खैर वो उन्होंने अपना जो उनका डिसीजन उन्होंने ले लिया है, वो राज्यसभा के मेंबर रहेंगे। ठीक है, तो इसी वाक्य पे, इसी कहानी पे बेस्ड हमारा ये सवाल था, जो करंट न्यूज़ थी। ठीक है, तो देखिए, ये तो हमने देखा कि पार्लियामेंट की सीट जो होती है वो ऑटोमेटिकली, मतलब कि वहां वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल है, हु रिलीज द पब्लिकेशन एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026, किसने रिलीज किया, किसके द्वारा रिलीज किया गया। तो हमारे सामने ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, और ऑप्शन डी है विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो क्या होगा हमारा आंसर, बताइए आप लोग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। हमने बात किया था ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताइए आप लोग। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था और सेम था हमारे सामने, एनएसओ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि जो एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 है, इसमें क्या है। जो एनर्जी का कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य जो सेक्टर्स हैं उनके स्रोतों का भी यहां पे पूरा डिटेल में मतलब कि उसकी व्याख्या होती है। अन्य क्षेत्रों में भी पूरी डिटेल व्याख्या है कि वहां पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सारी बातें होती हैं इस एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट में, जिसको एनएसओ ऑफिस कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप कमेंट करके बताइए। क्योंकि ये वाला जो हम सवाल है, इससे पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले सेशन में हमने आपके साथ में अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है आज का, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन बी हमारा जो सही आंसर है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी जो हमारे करंट में जो कमिश्नर हैं
रजिस्ट्रार जनरल एंड कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है, ठीक है। और उसके साथ में आप ये भी कमेंट करिए कि ये सिंगल बॉडी मतलब कि केवल एक कमिश्नर होते हैं या मल्टी पर्सन बॉडी है ये, ठीक है। इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए। जो 2 सवाल है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि आप भी ये सवाल का आंसर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके आगे आने वाले सेशन में, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है, देखिए, बायोबिटुमिन टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पे है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, इन कोलैबोरेशन विथ विच इंस्टीट्यूट। मतलब कि बायोबिटुमिन तकनीक CSIR ने किस संस्था के साथ मिलकर विकसित की है बायोबिटुमिन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके आखिर में सर ये बिटुमिन बायोबिटुमिन की बात कर रहे हैं आप सवाल पूछ रहे हैं, ये होता क्या है, ये भी तो जानना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। बायोबिटुमिन ये है क्या। आपके आसपास देखते होंगे आजकल तो कंक्रीट का रोड बनने लग रहा है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम आप देखते होंगे कि सड़क आपके शहर में, आपके क्षेत्र में है वो कि काले मतलब कि काले रंग का होगी, काले रंग की सड़क होगी। उसमें जो हम लोग बोलते हैं ना बिटुमिन, गर्जन, एक देसी भाषा में एकदम गर्जन का सड़क बना है, वो कंक्रीट के साथ में मिलके, पत्थर के बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके साथ में मिलके रोड बनाया जाता है। तो वो जो काले कलर का लिक्विड जैसा होता है, जिसमें टेम्परेचर धूप में रखने पे उससे मतलब कि वो लिक्विड जो हो जाए प्लास्टिक के जैसे खिंचता है ऐसे। और उसके बाद में गांव में है ना कि जो सूपा होता है, सूपा, अरे चावल वगैरह फटकने के लिए उसमें उससे पोताई होती है ताकि उसकी स्ट्रेंथ और उसका लाइफ स्पैन जो है मतलब कि काफ़ी मजबूती उसमें आ जाए, और उसका जो मतलब कि मजबूत होगा तो कि लंबे समय तक चलेगा, उसको किया जाता है। उसके बाद कई बार मतलब कि लकड़ी के दरवाजे होते हैं उसके ऊपर भी लगाया जाता है ताकि उस पर कीड़े वगैरह ना लगे। तो वही जो गर्जन, एक देसी गर्जन, ठीक है, रोड बनाने में, हाईवे वगैरह बनता है तो उसमें उसका यूज होता है, ठीक है, उसका अपना बेनिफिट है, ठीक। तो उसी की बात हो रही है, विटामिन उसी को बोलते हैं। लेकिन सर आप यहाँ पे बायो जुड़ गया, मतलब कि उसमें कहीं पेड़ पौधों की बात हो रही है, उसमें मतलब कि ऐसी बात हो रही है कि उसमें जीवन से बायो मतलब कि उसमें किसी एलिमेंट को, ऑर्गेनिक एलिमेंट को मिला के बनाया गया हो, इसीलिए उसकी बात हो रही है और उसका नाम दिया गया है बायोबिटुमिन। तो हाँ, ये बात सही है। जैसे अभी हमारे सामने जब दिवाली के आसपास का ठंडी का मौसम आता है तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है कि, और वैसे भी उस समय तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या होती है, लेकिन और भी समस्या, धान गेहूं की कटाई होती है जब खेतों में, तो वहाँ पे जो रेसिड्यू बच जाता है, उनका जो ऊपर से कटाई हो गया तो जड़ का जो पोर्शन होता है वो अवशेष बचता है, तो वो बच जाता है। उसको किसान भाई क्या करते हैं, कई जगह अब तो सरकार ने उस पर बैन लगा दिया पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी देखने को ये घटनाएं मिलती हैं कि जला दिया जाता है, उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो उन्हीं जो अवशेष बचे रहते हैं धान गेहूं के फसलों के, उन्हीं का यूज करके बिटुमिन बनाया जाएगा और उसी बिटुमिन को बोला जाएगा बायोबिटुमिन, ठीक है। ये यहाँ पे बात है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो अवशेष हैं धान गेहूं के फसलों के, या फिर उन्हीं फसलों के नहीं, अन्य भी फसल हैं, उनका भी अवशेष है, उनका यूज करके, इस्तेमाल करके बनाया जाएगा, उसी को बोलेंगे हम, उसी का नाम है बायोबिटुमिन, ठीक है। पहले तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है सड़क वगैरह बनाने में, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि अगर उन सभी अवशेषों का बायोबिटुमिन बनाया जाए, फिर भी हम मतलब कि अभी का जो सिनेरियो है उसमें 55 to 60% इंपोर्ट किया जाता है, सोचिए ज़रा। तो उसमें कितनी कमी आएगी, हमारी निर्भरता जो है दूसरे पे है, वो उसमें कितनी कमी आएगी। और उसके साथ तो पैसे की तो बात ही छोड़िए, कितने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए की बचत होगी। और प्रदूषण, मतलब कि एक काम से अगर ये टेक्नोलॉजीज पे अच्छे तरीके से काम हो रहा है तो कितनी प्रदूषण की कमी। ठंडी में देखते हैं दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में अब तो कई जगह प्रदूषण की समस्या हर जगह लगभग आ जाती है। तो
दिल्ली में हुआ और बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पे ठंडी के समय में मतलब कि प्रदूषण की बहुत भारी समस्या होती है। तो उसके अलग अलग मतलब कि रोल होते हैं कि जैसे बोला यहाँ पे दिल्ली में अगर होता है तो कि पराली जलाने से होता है, आसपास के राज्यों के पराली जलाने से होता है, लेकिन सरकार ने बैन रखा है, उसके बैन कर रखा है। उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जा रहा है ताकि उसको कम किया जा सके। उनको मतलब कि उनको और कई तरीकों में मतलब खाद के रूप में उनको चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो बात हो रहा है बायोविटामिन का टेक्नोलॉजी वो CSIR जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है किसके साथ मिलके बनाया है, वो हमारा किसके साथ मिलके बना है, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि कहाँ पे है, देहरादून में है। आपसे पूछ सकता है, सिंपली आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है वो कहाँ पे है, तो देहरादून में है। ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 आज का, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन कर्मयोगी। ठीक है, मिशन कर्मयोगी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाना, जो दूसरा है सिविल सेवकों को पेंशन लाभ देना, ऐसा है क्या, निरंतर सीखने और दक्षता आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण करना, यह है क्या। जो ऑप्शन डी है सरकारी सेवाओं का निजीकरण करना, बिल्कुल नहीं भैया, ये तो है ही नहीं। उसके बाद से सरकारी नौकरी की संख्या बढ़ाना है, मिशन कर्मयोगी। इसका मतलब कि जस्ट आप सोचेंगे, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे तो भी मतलब कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो सकता है ना। अगर आपको ये एलिमिनेट नहीं करना है, आपको जैसे ये कि अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आ जाता है कि जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है और कहीं सुना होगा आपने, इस तरीके का अगर आता है सवाल, तो वो सारे टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो है, शॉर्टकट्स हम डिस्कस करेंगे जब हमारे सामने मॉक टेस्ट वगैरह आएगा उसमें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रूल रेगुलेशन होते हैं और वो देखिए इन्फॉर्म ट्रिक एंड टेक्निक होगा, ऐसा नहीं कि अंधेरे में तीर लगा दे, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ सिविल सर्वेंट थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब कि उनके यहाँ रेगुलर इंटरवल पे ट्रेनिंग होगा और वो किसी क्लास के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास A ऑफिसर हो, क्लास B ऑफिसर हो, नहीं। सब इस मिशन के अंतर्गत, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत जो ऑफिसर्स हैं सभी क्लास के, उनका ट्रेनिंग होगा है, उनकी जो दक्षता है, प्रशिक्षण होगा, सिविल सेवकों की दक्षता का निर्माण। मतलब कि अभी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल कैसे करें अपने फील्ड में, उसके बाद से न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में अवेयरनेस, प्रशिक्षण हो, ये उनके साथ में डिस्कस किया जाता है और उनको अवेयर किया जाता है। उनका मेन मकसद है कि जो धरातल पे जो सेवाएं वो करेंगे, जो उनका मतलब कि पब्लिक डोमेन में, पब्लिक पर्पस के लिए जो सेवाएं वो करेंगे, उसको कितना इजी बनाया जा सके टेक्नोलॉजी का यूज करके, उनका प्रशिक्षण इस मिशन के माध्यम से दिया जाएगा। मेन उसमें जो टारगेट होगा सेंट्रल, मतलब कि जो लोगों की गवर्नेंस का मॉडल है, लोगों के लिए जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको कितना ईज किया जाए। अगर सोचिए ज़रा कि अगर कोई इंसान है, किसी जिले का एक आदमी है, वो दूसरे राज्य में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको वो अभी नहीं आ सकता अपने ज़िले में, लेकिन उसको कोई काम है, ज़रूरी है अपने परिवार के लिए, लेकिन अगर उसके डिस्ट्रिक्ट के उस ऑफिस का वेबसाइट है और वो आदमी दूसरे राज्य में जो है वहीं से वहाँ पे उनके वेबसाइट पे सारे इन्फॉर्मेशन, सारे पेपर्स, कागज़ वगैरह अपलोड कर दे, वहाँ पे जमा कर दे, और वो काम उनके परिवार का कोई जाए और उसके पास में अथॉरिटी हो कि हाँ, मतलब जो भी कार्ड वगैरह होता है, आइडेंटिटी कार्ड, वो दिखा के वो कागज़ वहाँ से ले ले ऑफिस से, तो ये क्या है, वो जो इजीनेस हुई है वही तो टेक्नोलॉजी का यूज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग, इस मिशन के अंतर्गत ट्रेनिंग होता है। तो आपके सामने सवाल है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत मिशन कर्मयोगी जो है वो आता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके सवाल हैं और करंट अफेयर के जो आप देखिए आपके सामने जो
जो न्यूज़ चलती है उसमें क्या आपके एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें किस तरीके का एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये इस सेशन में हमारा जो सेशन होता है उसमें 10 सवाल, एक दिन में 10 सवाल सही है, आप इजीली उसको रिमाइंड कर सकते हैं, उसके बाद से हम मंथ के एंड में उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही सवाल थोड़ा 10 सवाल के अतिरिक्त और भी सवाल वो आपको टेलीग्राम पे, एक्स पे, फेसबुक पे और इंस्टा के पेज पे मिलेंगे। आप जाइए यूट्यूब के पोस्ट वाले पेज पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको सवाल मिलेंगे। देखिए जो टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, उनको देखिए, उसमें और डिटेल में वहाँ पे होता है आपके सामने। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए, हेल्दी रहिए, हेल्थ रहिए, अच्छे से खाना पीना करिए और योगा किया करिए यार सुबह उठ के आप लोग। ठीक है, हेल्दी रहेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, आप उसको ईजिली लंबे समय तक उसको रिमाइंड करके रख सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।